Bismillahirrahmanirrahim. Good morning, students. I welcome you all to lecture number 17 of the course of Basic Electronics. Okay, ये एक example circuit है where you can see that not only DC voltages are applied like this, AC voltage is also applied on the circuit. We will be trying to find out that if we are applying DC plus the AC input signal, मैं इसकी बात कर रही हूँ, इनपुट पे मैं DC और AC दोनों अप्लाई कर रही हूँ, देन हाउ इट विल बी जनरेटिंग DC प्लस AC आउटपुट सिग्नल. प्लीज़ ट्राई टू ऑब्जर्व कि मैंने ड्रेन टर्मिनल के वोल्टेज को अपना आउटपुट वोल्टेज कहा हुआ है और गेट टर्मिनल के वोल्टेज को मैं इनपुट AC वोल्टेज प्लस DC वोल्टेज कह रही हूँ और कह रही हूँ कि जो ड्रेन का वोल्टेज मिलेगा मुझे वो मेरा आउटपुट वोल्टेज होगा. लेट अस सी के DC प्लस AC इनपुट अप्लाई करने से हाउ डू वी ऑब्टेन DC प्लस AC वोल्टेज ऑन द ड्रेन. लेट अस सी दैट. We are going to continue the details of the MOSFET as an amplifier. So far we have been doing the prerequisites required for studying the MOSFET as an amplifier. So here we should again see how the DC plus AC input signal generates the DC plus AC output signals. We are going to look into this topic today. अच्छा, ये these are few equations which are related to the DC behavior of the MOSFET. First of all, it is very important to recall that a MOSFET performs amplification of the AC signal only in saturation mode. ठीक है. So based on this, if you try to inspect this equation, कि ये ID, this is the equation of current of the saturation region. I think ये सबको पता चल चुका होगा. ठीक है. To find out the drain voltage, this formula will be used and this is nothing very new. In fact, अगर आपने जो ओम्स लॉ पहले आप ड्रेन पे अप्लाई करते थे, VDD माइनस VD अपॉन RD इज इक्वल टू ID, ये ओम्स लॉ के फॉर्मूला को ही मैंने बेसिकली रीअरेंज करके इसमें से ड्रेन का वोल्टेज कैलकुलेट किया हुआ है. ठीक है. अदरवाइज इफ़ यू नीड नॉट टू लर्न दिस फार्मूला, आपको ड्रेन वोल्टेज जो है वो कैलकुलेट करना आता है, ड्रेन पे ओम्स लॉ लगा के फाइंड कर सकते हैं. अच्छा, एक चीज़ ये है कि फॉर अ मॉसफेट वर्किंग इन saturation region or for a MOSFET working as an amplifier, these things are by default known to us. ये बातें हमें ऑलरेडी पता हैं. हम यूजुअली मोड ऑफ ऑपरेशन फाइंड नहीं कर रहे होते when we know that this MOSFET is working as an amplifier. We can of course verify it any time, इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अंडरस्टूड होता है कि MOSFET सैचुरेशन में होगा. हम ये करंट इक्वेशन और ये सारी जो इक्वेशन है कि VDS ग्रेटर देन VGS माइनस VT आ रहा है या इसके इक्वल आ रहा होगा, ये सारी चीज़ें अंडरस्टूड होती हैं, ये सारी चीज़ें हमें पता होती हैं. अच्छा, हमें एक्चुअली देखना ये है कि किस तरीके से एक DC प्लस AC इनपुट सिग्नल जब कभी मैं इसको दे रही हूँ तो वो किस तरह से DC प्लस AC आउटपुट सिग्नल जनरेट कर रहा होगा. दैट वी एक्चुअली वांट टू सी इन दिस डेरिवेशन. देखिए, MOSFET के लिए चूँकि मुझे पता है कि इट इज़ वर्किंग इन सैचुरेशन रीजन एज एन एम्पलीफायर, देयरफॉर दिस इक्वेशन इज़ टोटली वैलिड. अब इस इक्वेशन में चेंज क्या नज़र आ रहा है, दैट इंस्टेड ऑफ द DC पैरामीटर्स कैपिटल ID के बजाय यहाँ पे मेन अल्फ़ाबेट स्मॉल में नज़र आ रहा है और सबस्क्रिप्ट इज इन कैपिटल लेटर. दैट मीन्स इट इज़ रिप्रेजेंटिंग नाउ द टोटल ड्रेन करंट. तो अगर ड्रेन करंट टोटल है तो देखिए दीज ऑल पैरामीटर्स आर कॉन्स्टेंट्स, ये एज इट इज़ आ गए. ठीक है, देयर इज़ नो चेंज. VT थ्रेशोल्ड वोल्टेज इटसेल्फ इज़ अ कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट आ गया. द ओनली वेरिएबल विच विल बी चेंज बिकॉज ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द AC इनपुट सिग्नल विल बी दिस VGS. क्योंकि आप VGS में चेंज आ जाएगा, तो VGS पहले तो DC नेचर का था. अब मैंने इसकी जगह पे टोटल की एक्सप्रेशन लिख दी कि मैंने कहा अगर ड्रेन करंट का टोटल वाला फाइंड कर रही हूँ तो वो कैसे फाइंड हो रहा होगा कि जब मैंने इसमें VGS की भी टोटल वाली वैल्यू रखी होगी. ये VGS भी मेन अल्फ़ाबेट स्मॉल में है, सबस्क्रिप्ट कैपिटल में है, इसका मतलब है DC प्लस AC इसमें दोनों शामिल है. दिस इज़ रिप्रेजेंटिंग द टोटल सिग्नल. ये एज इट इज़ आ गया. मैंने इस वाले की जगह इस की रिप्लेसमेंट लिख दी. ये DC पार्ट आ गया आपका, ये AC पार्ट आ गया. टोटल की जगह मैंने DC प्लस AC अलग अलग सेपरेट करके लिख दिया. माइनस VT आ गया. नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप आई विल बी रीअरेंजिंग इट. मैंने क्या किया, DC वाला VGS और माइनस VT को मैं एक साइड पे ले गई, ये रहा.
DC VGS और माइनस VT मैं इसको एक साइड पे ले गई हूँ। अच्छा, AC वाले VGS को मैंने अलग कर दिया। अब मैं इस पूरे को कंसिडर कर रही हूँ, आई एम कंसिडरिंग इट एज टर्म A एंड आई एम कंसिडरिंग इट एज टर्म B। तो अब मेरे पास ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, A प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। आई थिंक ये सबको आता होगा। तो इसका मतलब है ये वाला फैक्टर हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा, A स्क्वायर के साथ भी प्लस B स्क्वायर के साथ भी प्लस 2 इंटू AB के साथ भी ये फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा होगा, क्योंकि ये बाहर है। तो पहला जो फैक्टर आया ये आ गया एज इट इज, और फिर ये पहली जो टर्म है A वाली VGS माइनस VT इसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो हाफ KNW/L VGS माइनस VT होल स्क्वायर ये आ गया। अब आप अगर ज़रा इस टर्म को देखें कि पहला टर्म मल्टीप्लाई बाय A स्क्वायर का जो भी फैक्टर है, ये पूरे के पूरे जो पैरामीटर्स हैं ये बेसिकली इसमें सब कुछ DC नेचर का है। तो बेसिकली जब मैंने ID टोटल को एक्सपेंड किया जिसमें कि DC और AC दोनों शामिल थे, तो उसमें से ऑटोमेटिकली एक टर्म निकल के सेपरेट हो गई जो कि सिर्फ DC सिग्नल्स को रिप्रेजेंट करी थी। अच्छा, अगले पे आते हैं। मैं पहले VGS का स्क्वायर, आखिरी वाले का स्क्वायर दोबारा पहले दिखाती हूँ। हाफ KNW/L ये रहा, और आखिरी वाली टर्म B का स्क्वायर ये आ गया स्मॉल VGS का स्क्वायर। सेंटर में कौन सी टर्म है आपकी? अच्छा, सेंटर में टर्म क्या है? ये टर्म तो रहेगी ही मल्टीप्लाइड, ठीक है, 1/2 KNW/L। ये टर्म तो आपका बाहर की वजह से आ रहा है कि जो बाहर मौजूद है। 2 टर्म A VGS माइनस VT, टर्म B इज VGS, तो 2A इंटू B ये आपकी टर्म है। इस 2 से बेसिकली ये वाला 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास यहाँ पे सिर्फ KNW/L VGS माइनस VT इंटू VGS बचेगा। अच्छा, now you see we have two terms where the AC signal is present। ये वाली जो पूरी टर्म है, क्या मैं कह सकती हूँ कि this is representing complete AC signal? क्योंकि देखिए this is actually a constant factor, हाफ KNW/L ये एक पूरी constant टर्म है, ये AC सिग्नल के स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। फिर मैं इस टर्म पे आती हूँ। इस टर्म में भी देखें, वंस VGS इज अप्लाइड, अगर एक दफ़ा एक मॉसफेट को आपने डिज़ाइन करके छोड़ दिया, VGS उस पर अप्लाई कर दिया, तो VGS का फैक्टर भी कांस्टेंट हो गया। इसलिए कांस्टेंट हो गया कि जब आपने मॉसफेट पे एक DC वोल्टेज अप्लाई कर दिया, तो यू आर नॉट चेंजिंग इट, यू आर नॉट वेरिंग इट ऑल द टाइम, आपने इसको फिक्स कर दिया, ठीक है। तो KNW/L ये 2 तो कैंसिल ही हो चुके हैं, ये VGS माइनस VT ये कंप्लीट चीज़ भी एक कांस्टेंट को इंडिकेट करिए, constant time the AC signal VGS। Now we know that if we have DC plus AC signal, ठीक है, of VGS का DC और AC अगर मेरे सर्किट के अंदर होगा, तो मेरा उस VGS के नतीजे में जो ड्रेन करंट प्रोड्यूस हो रहा होगा, दोबारा से देखें, अगर मेरे पास VGS में DC सिग्नल नहीं है, DC प्लस AC है, यानी कि मैं गेट के ऊपर खाली DC अप्लाई नहीं करी, DC प्लस AC दोनों अप्लाई कर रही हूँ, तो उसके नतीजे में जो मेरा ड्रेन करंट प्रोड्यूस हो रहा होगा उसमें ये 3 टर्म्स मौजूद होंगी, ठीक है, जिसमें से पहली टर्म टोटल DC को इंडिकेट करती है, द लास्ट टर्म इज रिप्रेजेंटिंग कंप्लीट AC एंड द सेकेंड टर्म इज रिप्रेजेंटिंग कॉन्स्टेंट टाइम AC सिग्नल। ये भी कांस्टेंट टाइम AC सिग्नल तो है, लेकिन ये AC सिग्नल का स्क्वायर है। नाउ प्लीज नोट दैट ये जो टर्म है सिंपल AC सिग्नल नहीं है, बल्कि AC सिग्नल का स्क्वायर है। स्क्वायर टर्म एक्चुअल इनपुट टर्म के साथ प्रोपोर्शनल नहीं हो सकती। फॉर एग्जांपल VGS की वैल्यू, AC की बात करी 1 है, तो चलो VGS स्क्वायर 1 आ गया। VGS स्मॉल AC सिग्नल VGS की वैल्यू 2 हुई, तो यहाँ की वैल्यू 4 हो गई। AC सिग्नल VGS की वैल्यू 3 हुई, इसकी वैल्यू 9 हो गई। अब प्रोपोर्शनलिटी से हट रहा है, लीनियरली नहीं इंक्रीज कर रहा। VGS और VGS स्क्वायर एक दूसरे के साथ लीनियरली वेरी नहीं कर सकते। VGS AC की वैल्यू 4 हुई, इसकी वैल्यू कितनी चली गई? 16 चली गई। तो अगर आप VGS और VGS स्क्वायर को देखेंगे तो वो एक दूसरे का रेप्लिका नहीं होंगे। ऐसा नहीं होगा कि VGS एक जो छोटी सी वेव फॉर्म थी, VGS स्क्वायर उसी की बड़ी सी वेव फॉर्म हो साइन, ऐसा नहीं होगा। वो कुछ डिस्टॉर्टेड सी वेव होगी। क्यों? क्योंकि कोई
प्रोपोर्शनैलिटी नहीं है VGS और VGS स्क्वायर की वैल्यू में। 3 का स्क्वायर अचानक से 9 हो जाता है, 4 का स्क्वायर अचानक से 16 हो जाता है, 5 का स्क्वायर अचानक से 25 टर्म चली जाती है। तो VGS और VGS स्क्वायर दे आर नॉट प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। VGS और VGS स्क्वायर का साइन इसी वजह से, साइन का मतलब है शेप कहने, VGS और VGS स्क्वायर का जो शेप होगा वो सेम नहीं होगा। कोई भी एक रफली छोटी सी स्मॉल VGS की वेव फॉर्म को चूज़ कर ले और उसका स्क्वायर करके देखें कि उसकी स्क्वायर वेव फॉर्म कैसी बनेगी। हर एक वैल्यू को स्क्वायर करते जाएं, देखिए क्या क्या सेम एक साइन वेव बन रही है, नहीं बनेगी। तो एक बात मुझे ये पता चली कि पहली टर्म तो DC थी और दूसरी टर्म ऑल्दो वाज प्योर AC इन नेचर, बट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ VGS स्क्वायर इन द लास्ट टर्म ये एक्चुअल AC सिग्नल के शेप को मिमिक नहीं कर रहा। ठीक है, तो जब मेरा सिग्नल, मैंने तो सिग्नल को सिर्फ इसलिए डाला था सर्किट में कि एम्पलीफाई होके मिल जाए, ये तो पूरा शेप ही चेंज हो गया, तो कुछ और ही बन गया। तो ये टर्म हमारे लिए एक तरह से अनवांटेड टर्म है। वी डू नॉट वांट दिस टर्म, वी वांट दिस टर्म वेयर वी हैव अ कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय द एक्चुअल AC सिग्नल। अगर एक्चुअल AC सिग्नल के हर एक वैल्यू को कांस्टेंट टाइम बढ़ा दिया जाएगा तो वो इनपुट की जैसी ही दिखती होगी, लेकिन वो एम्पलीफाइड होगी। मेरी बात समझ में आ रही है कि जैसे कि VGS की वैल्यू एक छोटी सी साइन वेव है और पूरे इसका आंसर आ रहा है 3, तो पूरी की पूरी छोटी सी जो साइन वेव थी वो 3 गुना बढ़ जाएगी, 3 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। ये लीनियर नहीं था। सो व्हाट वी नो कि मुझे, जब मैं गेट के ऊपर DC और AC दोनों वोल्टेज डालती हूँ तो कुछ AC कंपोनेंट ऐसा प्रोड्यूस होने लगता है करंट के अंदर जो कि अनवांटेड होता है। वी वांट टू सप्रेस दिस कंपोनेंट। हाउ, लेट अस सी। ये हम कैसे कर सकते हैं? ये हम ऐसे कर सकते हैं कि DC पार्ट तो अलग ही हो गया, उसका तो कोई जिक्र ही नहीं। AC पार्ट में से हम इन दोनों में से इस वाले को चाहते हैं कि इसका अफेक्ट डोमिनेंट रहे और इस वाले का अफेक्ट जो है वो सप्रेस हो जाए। तो ये हम कैसे मैनेज करते हैं? हम इस फैक्टर को बहुत ज़्यादा बड़ा रखना चाहेंगे एज़ कम्पेयर टू दिस फैक्टर। अगर ये पूरी टर्म बहुत बड़ी आ जाए, जस्ट फॉर एग्जांपल कि ये टर्म 20,000 आ रही है और ये टर्म 2 आ रही है, तो उसके नतीजे में हम इस वाली फैक्टर को कहेंगे ये डोमिनेट कर गया, ये पूरा टर्म जो है वो सप्रेस कर गया। हाउ डू वी कैन मैनेज दिस? मैंने क्या कहा कि मैंने कहा कि जो आखिरी वाली टर्म है VGS स्क्वायर वाली टर्म, मैं इसको बहुत बहुत स्मॉल रखना चाहती हूँ सेकंड वाली टर्म के मुकाबले में। कॉमन फैक्टर्स को कैंसिल करें, K एंड W बाय L तो डायरेक्टली कैंसिल हो गया। ठीक है, VGS एक यहाँ से और एक VGS यहाँ से कैंसिल हो गया। बच क्या गया इस साइड पे? इस साइड पे बच गया VGS माइनस VT, इस साइड पे बचा ये वाला हाफ और एक बचा VGS। स्मॉल AC VGS की क्या वैल्यू आ रही है? ये ट्वाइस ऑफ VGS माइनस VT। तो पता ये चल रहा है कि जब मैं MOSFET से एम्पलीफिकेशन करवाना चाह रही हूँ, इट इज़ नॉट माई चॉइस टू अप्लाई द AC सिग्नल ऑफ ऑल वैल्यू, एनी वैल्यू। अंधाधुन आँख बंद करके जो भी AC सिग्नल नहीं अप्लाई कर सकते, बल्कि जो मैंने DC में VGS चूज़ किया है उसको ट्वाइस कर लें। जो मैंने DC में VGS माइनस VT मेरा आंसर आ रहा है उसको ट्वाइस कर लें। उसके मुकाबले में AC सिग्नल बहुत ही कम होना चाहिए, रफली 100 टाइम्स का डिफरेंस ज़रूर होना चाहिए। ठीक है, तो पता ये चला कि AC सिग्नल को अगर मैं बहुत ज़्यादा स्मॉलर रखूँगी एज़ कम्पेयर टू दिस DC फैक्टर, तो मेरा MOSFET आउटपुट पे नॉन लीनियर वाला कंपोनेंट कम तरीन प्रोड्यूस कर रहा होगा और लीनियर वाला कंपोनेंट ज़्यादा तरीन प्रोड्यूस कर रहा होगा, और एरोनियस सिग्नल यानी एरर फ्री सिग्नल जो है वो मुझे मिल रहा हो। एरोनियस का मतलब, एरोनियस और एरर फ्री अपोजिट है, सॉरी, मतलब एरोनियस सिग्नल कम से कम हो रहा होगा और मुझे एरर फ्री सिग्नल मिल रहा होगा। ठीक है, अच्छा, तो अब जब मैंने अज्यूम कर लिया कि ये जो VGS स्क्वायर वाला टर्म है वो मैं रफली इसको ख़त्म कैसे कर चुकी हूँ, सप्रेस कैसे कर चुकी हूँ, बाय चूजिंग दिस, तो मैं अज्यूम कर रही हूँ कि अब ID के अंदर एक तो सिर्फ DC ID बच गया है और सिर्फ एक AC ID बच गया। वो क्या क्या है? DC ID ये फर्स्ट वाली टर्म थी, आपको याद होगा पिछली इक्वेशन के अंदर, और AC ID कौन सा बचा? वो सेकंड वाली टर्म बची, क्योंकि थर्ड टर्म को हम
इस अजम्पशन करने के बाद कि जब ये चीज़ स्मॉल हो गई तो मैं अज्यूम करूँ कि थर्ड टर्म इतनी स्मॉल हो गई दैट इट कैन बी निगलेक्टेड। तो अब एक आईडी के इक्वेशन में दो पार्ट्स बचे हैं, डीसी पार्ट बचा है और जो सेकंड टर्म है वो एसी पार्ट बचा है। ये मेरा डीसी आईडी आ गया, एसी आईडी है। एसी वाले आईडी में अगर मैं वीजीएस ओवर एसी आईडी का रेशो निकालूं, यानी कि आईडी ओवर वीजीएस कर लूँ, तो जो कुछ भी ये फैक्टर बच रहा है के एंड डब्ल्यू बाई एल, ये चीज़ जीएम से रिप्रेजेंट की जाती है और इसको मॉसफेट का ट्रांस कंडक्टेंस कहते हैं। अगर एसी आईडी में से आईडी ओवर वीजीएस आप कैलकुलेट कर लें, द रिमेनिंग वट एवर इज लेफ्ट ऑन द राइट हैंड साइड becomes GM which is called as the trans conductance of the MOSFET। मतलब ये कि अगर किसी MOSFET से कोई सिग्नल गुजर रहा है तो वो रेजिस्टेंस का कितना इन्वर्स उसके ऊपर अप्लाई कर रहा है, ये चीज़ GM से रिप्रेजेंट होती है। अच्छा, अब जब गेट वोल्टेज के नतीजे में ड्रेन करंट के दो पैरामीटर्स आ गए, करंट दो टुकड़ों में प्रोड्यूस होने लगा, डीसी भी एसी भी, तो इसका मतलब है जो वोल्टेज प्रोड्यूस होगा ड्रेन के ऊपर वो भी टू पार्ट्स में होगा। तो जो ड्रेन का वोल्टेज टोटल होगा, वीडी टोटल विल बी वीडीडी माइनस करंट का टोटल इनटू आरडी। करंट के टोटल की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, डीसी करंट प्लस एसी करंट। वीडीडी डीसी ही फैक्टर है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। जब डीसी गेट, जब टोटल गेट वोल्टेज की वजह से करंट आपके पास डीसी प्लस एसी प्रोड्यूस हुआ, तो उसके नतीजे में जो ड्रेन वोल्टेज है वो भी टोटल ही प्रोड्यूस होगा। क्यों? क्योंकि जो करंट आप यहाँ पुट करेंगे वो दोनों का सम होगा, डीसी एसी का। इसको एक्सपेंड कर लें, एक्सपेंड भी कर लिया मैंने और उसको रीअरेंज भी कर लिया। मैंने कहा वीडीडी माइनस आईडी आरडी, इसमें सब कुछ कैपिटल में लिखा आ रहा है। इसका मतलब है ये डीसी ड्रेन वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस पार्ट के अंदर ये अपॉन में नहीं है, अपॉन डीसी अपॉन एसी, नो, ये मैंने मेंशन किया कि ये पार्ट डीसी है, ये पार्ट एसी है। अच्छा, इस वाले पार्ट के अंदर जो करंट और रजिस्टर का प्रोडक्ट नज़र आ रहा है, ये एसी ड्रेन वोल्टेज को इंडिकेट कर रहा है। तो मुझे ड्रेन वोल्टेज पे एसी ड्रेन वोल्टेज कौन सा मिला, माइनस आईडी इंटू आरडी, ये मुझे एसी ड्रेन वोल्टेज मिला। करंट आईडी को जीएम वीजीएस लिख सकते हैं, पीछे वाले पेपर पे लिखा हुआ है, आरडी आ गया। मुझे बेसिकली अगर इस मॉसफेट का गेन चाहिए तो मैं क्या करूं, आउटपुट वोल्टेज डिवाइड बाय इनपुट वोल्टेज करूं। आउटपुट मैं मॉसफेट के कहाँ से ले रही हूँ, ड्रेन टर्मिनल से ले रही हूँ, वीडी लिख दिया। इनपुट मैं मॉसफेट के कहाँ से ले रही हूँ, गेट टर्मिनल से ले रही हूँ, इनपुट जो दे रही हूँ। तो मुझे मॉसफेट का ये गेन मिला है माइनस जी एम इंटू आर डी। ये कैसे आया है, आउटपुट वोल्टेज मॉसफेट का क्या है, ड्रेन पे है तो मैंने वी डी लिख दिया। इनपुट वोल्टेज मॉसफेट का क्या है, वी जी एस है, ये लिख दिया। तो वी डी टर्म यहाँ लिख के वी डी ओवर वी जी एस इस इक्वेशन से निकला है। वी डी ओवर वी जी एस जब मैंने रेशो हासिल किया तो रिमेनिंग इस साइड पे जो कुछ भी बच रहा है वो मेरे मॉसफेट का गेन है। ए वी का क्या मतलब होता है, गेन। गेन आपको बहुत क्लियर पता है कि आउटपुट वोल्टेज ओवर इनपुट वोल्टेज का रेशो होता है। तो मुझे यहाँ इस इक्वेशन से एक मुझे इक्वेशन ये मिल रही थी कि स्मॉल वी डी माइनस जी एम वी जी एस आर डी। इसमें से जो वी डी था दरअसल वो आउटपुट वोल्टेज था और जो वी जी एस था वो इनपुट वोल्टेज था। इससे मुझे मॉसफेट का गेन पता चल गया जो कि इस मॉसफेट का गेन है। अच्छा, ये ग्राफ क्या इंडिकेट कर रहा है, ये ग्राफ यहाँ ये इंडिकेट कर रहा है कि देखें गेट, ये VGS टोटल को सबसे पहली बात तो इंडिकेट कर रहा है। VGS टोटल का क्या मतलब है, इसमें DC VGS भी है, इसमें AC VGS भी है। मैं जो DC VGS अप्लाई कर रही हूँ ज़ाहिर है उसकी कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी, जो सेंटर वाली लाइन है। फिर मैं उसके ऊपर जो AC VGS अप्लाई किया वो मैंने साइन नहीं अप्लाई की, छोटी सी ट्राइंगुलर वेव अप्लाई की जस्ट फॉर एग्जाम्पल। तो दिखा इस ग्राफ में ये रहे हैं कि जब हम DC और AC दोनों वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो वो मॉसफेट के ऊपर कैसा फील हो रहा होता है गेट के ऊपर। देखें, आमतौर पे कभी भी आपने साइन या ट्रायंगुलर वेव बनाई हो उसका सेंटर पॉइंट कहाँ होता है, ज़ीरो पे होता है। अब जो मैं यहाँ पे मॉसफेट पे AC सिग्नल अप्लाई कर रही हूँ उसका सेंटर वोल्टेज क्या है, उसका सेंटर वो DC गेट का वोल्टेज है जो मैंने अप्लाई किया हुआ है। तो मुझे पता चला कि जब मैं मॉसफेट के ऊपर गेट पे DC वोल्टेज भी देती हूँ और AC वोल्टेज भी देती हूँ तो DC वोल्टेज अपनी जिस वैल्यू पे भी मौजूद होता है
एसी वोल्टेज उसके ऊपर आके राइड करने लगता है और उसके ऊपर उसकी वेरिएशन होती है, उसका सेंटर लाइन डीसी वोल्टेज बन जाती है, एसी वोल्टेज उसके ऊपर राइड कर रहा होता है। आमतौर पे एसी वोल्टेज की सेंटर लाइन 0 होती है, लेकिन जब हम डीसी प्लस एसी दोनों अप्लाई करते हैं तो एसी वोल्टेज की सेंटर लाइन खुद ब खुद से जो डीसी वोल्टेज की वैल्यू होती है उस पर एडजस्ट हो जाती है। अच्छा, एट एनी इंस्टेंटेनियस टाइम, किसी एक टाइम के ऊपर टोटल डीसी वोल्टेज टोटल वीजीएस सिर्फ ये ड्रेन वोल्टेज नहीं होगा, बल्कि इसका जो एसी आ रहा है और जो डीसी आ रहा है, इन दोनों का सम जो इस पीक का वोल्टेज होगा वो बेसिकली हमारे पास वीजीएस की मैक्सिमम वैल्यू होगी। ठीक है ना। अब हम कह क्या सकते हैं, हम कह ये सकते हैं कि इस पॉइंट के ऊपर सपोज करें ये जो वीजीएस है ये 3 वोल्ट है और ये वैल्यू प्लस 100 मिली वोल्ट है, ये माइनस 100 मिली वोल्ट है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। तो ये पीक कहाँ पर होगी, 3 प्लस 100 मिली वोल्ट, ये पीक कहाँ पे होगी, 3 माइनस 100 मिली वोल्ट, यही होगा ना। अच्छा, तो मुझे पता चला है कि गेट वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू इस वक्त क्या है, 3 प्लस 100 मिली वोल्ट है। ठीक है, अब इसके नतीजे में आती हूँ मैं ड्रेन वोल्टेज के ऊपर। जब मैंने गेट टू सोर्स पे मैंने डीसी और एसी दोनों अप्लाई किया तो मैं भी इक्वेशन से देख चुकी हूँ कि ड्रेन वोल्टेज भी खाली डीसी टाइप का नहीं होगा, वो भी डीसी एसी दोनों का सम होगा ड्रेन वोल्टेज। यही चीज़ यहाँ नज़र आ रही है कि ये ड्रेन वोल्टेज की डीसी वोल्टेज की लाइन आ गई और यही एसी सिग्नल अब यहाँ एम्पलीफाइड मिल रहा है ड्रेन पे। क्यों एम्पलीफाई मिल रहा है, क्योंकि गेट पे तो मैंने स्मॉल सिग्नल अप्लाई किया था, जो ड्रेन पे मिला वो मुझे एम्पलीफाइड मिला। ठीक है, ड्रेन का ये डीसी वोल्टेज रहा और ड्रेन के ऊपर ये ड्रेन के ऊपर ये एसी वोल्टेज की बड़ी वेरिएशंस हैं, जो कि मैं कह रही हूँ कि ये ट्रायंगुलर एम्पलीफायर कैसे मिल रही है। तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक अगर इस वोल्ट वेव का जो मैग्नीट्यूड है, सपोज करें 2 वोल्ट है, यहाँ से यहाँ ये 2 वोल्ट है, तो जो भी ड्रेन वोल्टेज की वैल्यू होगी दिस वोल्टेज प्लस ये 2 वोल्ट, यहाँ का वोल्टेज सपोज करें इस ड्रेन वोल्टेज और इस 2 वोल्ट का सम होगा ये वाला पॉइंट, ऐसे ही है। यहाँ से लेके यहाँ तक इसका डिफरेंस अगेन 2 वोल्ट है, तो ये पीक किस पे होगी, दिस ड्रेन वोल्टेज माइनस 2 वोल्ट, इस पीक की वैल्यू होगी, नेगेटिव पीक की, ऐसे ही है। अच्छा, वैसे अगर सपोज करें किसी को ये ग्राफ क्लियर नहीं हो रहा तो फाइन, ऐसा ये ग्राफ बनाने नहीं आएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट एटलीस्ट ज़रूर समझ में आ जाना चाहिए। गेट टू सोर्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, डीसी गेट वोल्टेज प्लस ये वेरिएशन गेट की मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, ड्रेन पे मैक्सिमम वैल्यू क्या है, डीसी ड्रेन वोल्टेज प्लस दिस वेरिएशन, ये ड्रेन वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू आ गई, और डीसी माइनस द वेरिएशन ऑफ द एसी वोल्टेज, ये ड्रेन वोल्टेज की मिनिमम वैल्यू आ गई। ये सब हम फाइंड क्यों कर रहे हैं, ये सब हम फाइंड इसलिए कर रहे हैं कि जब हम सिर्फ डीसी वोल्टेज की बात करते थे तो बड़े आराम से हम कह देते थे कि वीडीएस को वीजीएस माइनस वीटी से बड़ा होना चाहिए फॉर सैचुरेशन रीजन, ऐसे ही कहते थे ना। जब हमारे पास सिर्फ डीसी था वी यूज्ड टू से कि वीडीएस को वीजीएस माइनस वीटी से बड़ा कर ले, सैचुरेशन आ जाएगा। अब आप ज़रा ये नोट करें कि ड्रेन वोल्टेज कांस्टेंट नहीं है, ड्रेन वोल्टेज तो वेरी कर रहा है, कभी वो ड्रेन वोल्टेज प्लस दिस यहाँ की वैल्यू पे पहुँच जाता है, कभी वो ड्रेन वोल्टेज माइनस दिस इस वैल्यू पे पहुँच रहा है। तो ड्रेन का वोल्टेज तो अब कांस्टेंट रहा ही नहीं, इट इज़ वेरिंग बिटवीन दिस वोल्टेज एंड दिस वोल्टेज, फिर वो हाई जा रहा है, फिर लो जा रहा है, फिर हाई फिर लो। तो ड्रेन का वोल्टेज तो हाईएस्ट तरीन वैल्यू पे भी चला जा रहा है, मिनिमम तरीन वैल्यू पे भी चला जा रहा है। हाउ कैन वी मेंटेन द सैचुरेशन रीजन, तो हमें ड्रेन वोल्टेज की इस पूरी वेरिएशन के दौरान भी सैचुरेशन को मेंटेन रखना है कि चाहे ड्रेन वोल्टेज हाईएस्ट तरीन पे चला जाए तो भी वीजीएस माइनस वीटी से बड़ा हो, चाहे ड्रेन वोल्टेज इस लोअर तरीन सतह पे आ जाए तो भी वीडीएस ग्रेटर हो वीजीएस माइनस वीटी से। तो एक बात, जब ये हायर तरीन सतह पे जा रहा है तब तो वोल्टेज बढ़ ही रहा है, तब तो डेफिनेटली वो सैचुरेशन रीजन में होगा ही होगा।
प्रॉब्लम कहाँ है कि जब वो निचली तरीन सतह पे जा रहा है, इस बात के चांसेस हैं कि VDS लेस देन VGS माइनस VT हो जाए। तो हमें इंश्योर ये करना होता है कि ड्रेन वोल्टेज की मिनिमम वैल्यू भी हर हाल में गेट वोल्टेज पे पहुंचने वाली मैक्सिमम वैल्यू से भी ज़्यादा रहे, तब तो सैचुरेशन रीजन मेंटेन रहेगा एम्प्लीफिकेशन के दौरान। अदरवाइज आप तो समझ रहे हैं कि आपने डीसी लगा दिया है, जनाब मेरा मॉसफेट सैचुरेशन में है, लेकिन पता क्या चल रहा है कि जब आपको आउटपुट पे, इनपुट पे तो आपने ट्रायंगुलर वेव दी, पता चला आउटपुट पे कटी कटी वेव मिल रही है, आधा ऊपर से कटा हुआ है, यहाँ से कटा हुआ है, यहाँ से कटा हुआ है। तो ये इसलिए हो रहा है कि आपकी जो वेव है वो इतना वेरी कर रही है बेसिकली कि उसके वेरी करने की वजह से मॉसफेट कुछ कुछ पीक पॉइंट्स के ऊपर या कुछ कुछ इस नेगेटिव पीक पॉइंट्स के ऊपर सैचुरेशन रीजन से बाहर चला जा रहा है और वो एम्प्लीफिकेशन छोड़ दे रहा है। हमें ये इंश्योर करना है कि डिस्पाइट ऑफ दीज वेरिएशंस ऑन द गेट वोल्टेज एंड डिस्पाइट ऑफ दीज वेरिएशंस ऑन द ड्रेन वोल्टेज, हर हाल में ये पूरा का पूरा ज़्यादा रहे गेट के वोल्टेज से, VGS माइनस VT से, ताकि मॉसफेट सैचुरेशन में रहे। तो मुझे इस वोल्टेज को हर हाल में ज़्यादा रखना है। इससे कैसे कर सकती हूँ कि इस वोल्टेज की मिनिमम तरीन वैल्यू भी हर हाल में ज़्यादा हो गेट की मैक्सिमम तरीन वैल्यू से, तो ये मॉसफेट बड़े आराम से फुल्ली सैचुरेशन में होगा। नहीं समझ में आ रहा तो पूरी डिस्कशन को दोबारा सुने, होपफुली ये क्लियर हो जाएगी चीज़, ठीक है। ओके, थोड़ा सा अंदाज़ा आपको इस पूरे एनालिसिस के बाद ये होगा कि दिस इज़ ऑफ कोर्स अ वेरी डिफ़िकल्ट टॉपिक, वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट टॉपिक्स, MOSFET एज एन एम्पलीफायर। लेकिन आई वुड सजेस्ट ऑल ऑफ यू टू एटलीस्ट go through 3 to 4 times through each of this lecture, I mean 28, 29, 30, इन तीनों lectures को ना, एक एक lecture को I would recommend you कि 3-3, 4-4 दफ़ा go through करें if you really want to see what is actually happening. Details, all the details, all the relevant details, I understand that they are here, लेकिन in order to have a grasp on the I mean topic, आपको इसको 3-4 दफ़ा एक एक वीडियो को ज़रूर देखना है, ठीक है। अच्छा, now you see when we do the AC analysis of the MOSFET, we do something different. For example, when we were doing the DC analysis, we were solving the exact circuit that was given in the question. ऐसे ही कर रहे थे। न्यूमेरिकल 1 to 4 के अंदर आपने क्या किया था, जो सर्किट आपको गिवन था उसी के ऊपर आप पूरी एनालिसिस कर रहे थे। Now the case is not so. When we perform the AC analysis or the small signal analysis of the MOSFET, we do not solve on the circuit that is given. In fact, we replace the MOSFET with its internal or the small signal model. मैं ये बार बार स्मॉल सिग्नल का वर्ड इसलिए यूज़ कर रही हूँ कि आई हैव ऑलरेडी मैंशन्ड दैट द इनपुट AC voltage that we will be applying on the MOSFET will be of a very small amplitude. It is not our choice that I can apply directly a voltage of plus 10 and minus 10 on the input of the MOSFET and trying to find its amplification. No. इनपुट सिग्नल 20, 30, 40, 50 मिलीवोल्ट, 100 मिलीवोल्ट तक की रेंज में होता है, इससे ज़्यादा यूजुअली नहीं होता। क्यों होता है कि MOSFET को अपने लीनियर रीजन में ऑपरेट करना होता है, ये थोड़ा सा आगे का टॉपिक हो जाएगा। एट दिस टाइम यू शुड नो कि जो हमें सिग्नल अप्लाई करना है वो हमें स्मॉल सिग्नल अप्लाई करना है, ठीक है। अच्छा, सिंस वी हैव ऑलरेडी आई मीन डिस्कस दैट वी विल नॉट बी सॉल्विंग ऑन द एक्चुअल सर्किट, there are two internal models available for the operational amplifier, available for the MOSFET, ठीक है। दो मॉडल्स होते हैं। एक मॉडल कहलाता है हाइब्रिड पाई मॉडल, यानी कि जब कभी भी मैं MOSFET की AC या स्मॉल सिग्नल एनालिसिस कर रही होंगी, मेरे पास चॉइस है कि मैं हाइब्रिड पाई मॉडल के थ्रू उसको सॉल्व कर लूँ, या एक और मॉडल होता है विच इज़ कॉल्ड T मॉडल, अगले स्लाइड में वो आएगा। अच्छा, हाइब्रिड पाई मॉडल इट लुक्स लाइक दिस, इसका ये बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रक्चर है। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस। चेंज इस वक्त क्या नज़र आ रहा है कि अगर आपसे कह रहे हैं कि कंसीडर चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन, तो आपको एक रजिस्टर एडिशनल नज़र आ रहा है R0, और अगर ये कह रहे हैं विदाउट चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन, तो ये R0 का रजिस्टर यहाँ पे डिसअपियर नज़र आ रहा है।
अच्छा, ठीक है। और जब चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन को कंसीडर कर रहे होंगे तो आर नॉट जो कि कंसीडर किया है, द फॉर्मूला अवेलेबल फॉर इट विल बी VA over ID. I hope you all have studied what is this channel length modulation. Otherwise जैसे ही ये 30th लेक्चर ख़त्म होंगे 5 to 10 मिनट्स के अंदर आई विल क्विकली एक्सप्लेन व्हाट इज़ चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन, तो ये चीज़ अलग से क्लियर हो जाएगी, ऑल्दो इट वॉज योर होमवर्क। एनीवेज, होता ये है कि मॉसफेट का जब हम इंटरनल स्मॉल सिग्नल मॉडल बनाते हैं तो उसमें एक इंटरनली गेट का, ड्रेन का, सोर्स का टर्मिनल होता है। गेट और सोर्स के दरमियान कोई करंट चूंकि फ्लो नहीं कर रहा होता तो हम इस नेटवर्क के ऊपर वोल्टेज को तो दिखा रहे होते हैं कि यहाँ पे कुछ ना कुछ वोल्टेज होगा गेट सोर्स के दरमियान, लेकिन गेट से लेके सोर्स तक कोई वायर नज़र नहीं आ रही कि यहाँ से कोई करंट फ्लो हो सके। ठीक है, तो इंटरनल मॉडल बड़ा क्लियरली ये बताता है कि दैट देयर विल बी अ स्मॉल AC वोल्टेज। ये देखें, ये जो सिंबल है ये AC का सिंबल दिया हुआ है, ये DC का सिंबल नहीं है, क्योंकि दिस इज़ फॉर द स्मॉल सिग्नल और द AC मॉडल। तो VGS गेट टू सोर्स कोई स्मॉल वोल्टेज होगा, AC वोल्टेज, लेकिन देयर विल बी नो करंट बिटवीन द गेट एंड सोर्स, दैट वी ऑलरेडी नो। ठीक है, अच्छा, कहा यह जाता है कि मॉसफेट इज़ अ वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। ये भी हम मॉसफेट की शुरू की बिल्कुल स्लाइड्स में स्टडी कर चुके हैं। तो हमें पता है कि मॉसफेट के अंदर ड्रेन का जो करंट होता है वो किसके नतीजे में दर हकीकत प्रोड्यूस हो रहा होता है, वो VGS के नतीजे पे प्रोड्यूस हो रहा होता है, क्योंकि अगर VGS वोल्टेज ही नहीं होगा तो चैनल नहीं होगा, और चैनल नहीं होगा तो ड्रेन पे कितना भी वोल्टेज अप्लाई करें करंट फ्लो नहीं करेगा। सो we actually know that the key role is of the gate voltage for the drain current to be produced. दर हकीकत असल रोल गेट वोल्टेज का है कि वो ड्रेन करंट प्रोड्यूस करा सके। ये एक्चुअली क्या बता रहा है, ये दरअसल ड्रेन वोल्टेज की ही दूसरी रिप्रेजेंटेशन है। एक दो स्लाइड्स पीछे जाएंगे, इनफैक्ट आई थिंक इट वॉज इन योर 28th लेक्चर के ID के लिए मैंने बताया था, ID बराबर था GM/VGS के। ठीक है, तो ड्रेन करंट दर हकीकत कैन बी रिटन एज GM/VGS। ये बेसिकली ड्रेन करंट की इक्वेशन है। GM/VGS इंडिकेट क्या कर रहा है, GM/VGS इंडिकेट ये कर रहा है कि GM इज़ एक्चुअली अ कांस्टेंट पैरामीटर फॉर द मॉसफेट। ठीक है, GM जो है अगर एक कांस्टेंट टर्म है तो इनपुट सिग्नल GM टाइम्स करंट को बढ़ा देगा। क्या मतलब है कि ये दरअसल GM/VGS करंट ID को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आप पीछे से देख लीजिएगा, स्मॉल ID को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो पता ये चल रहा है कि स्मॉल AC सिग्नल अप्लाई करने के नतीजे में GM स्मॉल सिग्नल टाइम्स ड्रेन करंट प्रोड्यूस हो रहा होगा। ठीक है, GM/VGS टाइम्स इज इक्वल टू ड्रेन करंट है ना, तो GM/VGS टाइम्स ड्रेन करंट प्रोड्यूस हो रहा होगा। जब आप चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन कंसीडर करते हैं तो क्या होता है, R0 रेजिस्टेंस अपीयर होती है। क्यों होती है अपीयर, ये आप चैनल लेंथ की डिस्कशन देख लीजिएगा, ये मैं होपफुली 30th स्लाइड के बाद एक 5 मिनट्स की वीडियो बना दूंगी, उसमें देख लेते हैं। तो हमें ये बस पता चल गया कि ड्रेन से सोर्स के दरमियान एक रेजिस्टेंस अपीयर करने लगती है जब चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन होता है, ये R0, तो उसका ये फॉर्मूला है। अच्छा, GM का फॉर्मूला प्रीवियसली आपने पढ़ा है कि ये बेसिकली ID ओवर VGS का रेशो होता है। सिर्फ GM की बात करी हूँ, GM इज़ द रेशो ऑफ स्मॉल ID यानी AC ID ओवर AC VGS, वो जनरल फार्मूला है। इफ़ यू रियली वांट टू कैलकुलेट द GM इट कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग दीज पैरामीटर्स, एंड इफ़ यू ऑब्जर्व GM कैलकुलेट करने के सारे पैरामीटर्स दे आर DC इन नेचर, ऑल ऑफ देम आर रिटन इन कैपिटल लेटर। तो पता ये चल रहा है कि ऑल्दो GM एक फैक्टर है दैट इज़ यूजुअली यूज्ड ड्यूरिंग द AC एनालिसिस, बट इट इज़ एक्चुअली जनरेटेड, ये जो ट्रांस कंडक्टेंस का फैक्टर है GM, ये जनरेट हो किस वजह से रहा है, ये जनरेट DC वोल्टेजेस की एप्लीकेशन की वजह से हो रहा है, क्योंकि इसमें जितने भी पैरामीटर्स नज़र आ रहे हैं वो सारे के सारे जो है वो DC हैं। यू कैन यूज़ आइदर ऑफ दीज फार्मूलाज टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ GM। सो मॉसफेट के अंदर GM की वैल्यू बता क्या रही है, GM की वैल्यू बता रही है कि मॉसफेट के अंदर एम्प्लीफिकेशन करने की कैपेबिलिटी
दरअसल डीसी वोल्टेज की मदद से हुई है, क्योंकि करंट आपका जीएम इंटू वीजीएस हो रहा है, यानी कांस्टेंट टाइम आपका एसी इनपुट सिग्नल एम्पलीफाई हो रहा है और करंट बन रहा है। ठीक है, तो जीएम मॉसफेट में इंट्रोड्यूस हुआ कहाँ, जीएम की कैपेबिलिटी मॉसफेट में आई कहाँ से, वो इन डीसी वोल्टेजेस की एप्लीकेशन के नतीजे में आई है, क्योंकि आईडी वीजीएस माइनस आईडी करंट इन सब की डीसी वोल्टेज के नतीजे में प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, अच्छा, सो द नेक्स्ट मॉडल, अव्वल तो एक चीज़ ये है कि इतनी चीज़ें आपकी सारी की सारी एक ही न्यूमेरिकल में इस्तेमाल नहीं हो जाएंगी, लेकिन हाँ ये सारा बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये जीएम वगैरह कैसे कैलकुलेट हो रहा है ये ऑफ कोर्स यू शुड नो दिस, यू शुड नो दिस। अदर मॉडल फॉर द स्मॉल सिग्नल एनालिसिस इज द टी मॉडल। अच्छा, टी मॉडल में भी प्लीज़ नोट के सोर्स टर्मिनल को, गेट टर्मिनल को, ड्रेन टर्मिनल को रिप्रेजेंट किया हुआ है। इस मॉडल के अंदर भी एक करंट सोर्स नज़र आ रही है, करंट सोर्स का नाम आईडी दिया है। पिछले वाले में जीएम वीजीएस था। प्लीज़ नोट कि ये जो पिक्चर्स आप यहाँ पे देख रहे हैं मॉडल्स की, ये मुख्तलिफ ऑथर्स की रिसर्च का रिजल्ट हैं। हम बुक्स में जो कुछ भी पढ़ रहे होते हैं, दीज आर एक्चुअली द रिजल्ट्स ऑफ डिफरेंट ऑथर्स जो उन्होंने रिसर्च की उसको बनाया। चाहे यहाँ मैं आईडी लिख दूँ स्मॉल, चाहे मैं यहाँ जीएम वीजीएस लिख दूँ, इट इज़ द सेम थिंग। ठीक है, क्योंकि आईडी बराबर होता है जीएम वीजीएस के, जो कि पिछले वाले मॉडल में लिखा हुआ था। और पिछले वाले मॉडल में भी मैंने जब पढ़ाया था तो मैंने यही बताया था कि जीएम वीजीएस दरअसल स्मॉल आईडी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वहाँ जीएम वीजीएस इज इक्वल टू आईडी लिख सकती हूँ, और यहाँ मैं आईडी इक्वल टू जीएम वीजीएस लिख सकती हूँ। लेकिन मैंने ये क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये स्पेसिफिक सिंबल यूज़ हुआ है, यह एक स्पेसिफिक मॉडल बुक के अंदर यूज़ हुआ है कि यहाँ आईडी लिखा हो, यहाँ जी लिखा हो, यहाँ डी लिखा हो, यहाँ एस, यहाँ 1/GM लिखा हो, मॉसफेट को एक्सप्लेन करने के लिए, इसके टी मॉडल को एक्सप्लेन करने के लिए। ऑल्दो जब मैं कैलकुलेशन करूँगी तो इस आईडी की जगह जीएम वीजीएस लिखूँगी। जब मैं प्रीवियस वाले की कैलकुलेशन करूँगी, जहाँ जहाँ जीएम वीजीएस लिखा होगा, मैं बासानी इसकी जगह आईडी लिख सकती हूँ। दे बोथ आर एग्जैक्टली द सेम। टी मॉडल के अंदर भी चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन के बगैर भी आप काम कर सकते हैं, चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन के साथ भी आप काम कर सकते हैं। जब चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन जब कभी भी होती है तो ड्रेन से लेके सोर्स तक के दरमियान एक रेजिस्टेंस अपीयर करने लगती है, उसका नाम होता है R0। यहाँ भी उस R0 का सेम ही फॉर्मूला होगा, इट्स फॉर्मूला विल रिमेन द सेम। अच्छा, 1/GM is the resistance. Please note that source and gate are still disconnected with each other. There is no current flow between them. और एक चीज़ दिखाई हुई है कि that at the source we have internal resistance of the MOSFET called as 1/GM. ये कहाँ से आई है, अगर कोई अलग से पूछेगा तो मैं एक्सप्लेन कर दूँगी, अदरवाइज एट दिस टाइम जस्ट लर्न इट कि ये 1/GM इसकी रेजिस्टेंस होती है। इसमें भी जो GM यूज़ हो रहा है इट विल बी हैविंग द सेम फॉर्मूला एज प्रीवियस। अच्छा, किस मॉसफेट के लिए कौन सा मॉडल यूज़ होना है, इट इज़ एक्चुअली अप टू द रिसर्चर कि वो किस मॉसफेट के लिए कौन सा मॉडल यूज़ करे। जो बुक सेड्रा एंड स्मिथ मैं रेफ़र कर रही हूँ उसके अंदर यूजुअली पहले ये होता था that they used to use the hybrid pi model for the common source amplifier and for the common drain amplifier। ये क्या चीज़ है मैं बताती हूँ अभी। और common gate amplifier के लिए they used to use the T model। अब उन्होंने चेंज कर दिया थोड़ी सी पॉलिसी, मिक्स यूज़ कर रहे हैं, किसी के लिए भी कोई भी यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, मास्टर्स में मैंने जो बुक पढ़ी थी उसमें उन्होंने हर तरह के ट्रांजिस्टर के एम्पलीफायर को सॉल्व करने के लिए हाइब्रिड पाई मॉडल ही यूज़ किया था। तो मैं वही बता रही हूँ कि ऑल द मॉडल्स आइदर हाइब्रिड पाई और द टी मॉडल्स, there are derivations available on the internet or maybe it is available in CEDRA as well, कि ये all of these models are equivalent to each other, ये सब बराबर हैं, इनको represent करने का तरीका अलग अलग है। So you can use any method you want unless otherwise specified by the teacher। किसी भी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं जो आपको ईजी लगे, लेकिन चूंकि इस वक्त हमें सेड्रा को फॉलो करना है तो जहाँ सेड्रा ने टी मॉडल से कराया मैं भी टी मॉडल से सॉल्व करा रही हूँ, जहाँ उन्होंने पाई से कराया मैं भी पाई से सॉल्व करवा रही हूँ। ठीक है, अदरवाइज इट इज़ अप टू द स्टूडेंट कि वो कोई भी एक मेथड को फॉलो करके दोनों से आंसर सेम आता है, कोई चेंज नहीं होता।
Now let us see what are the different types of amplifiers that can be made with the MOSFET. देखिए एक सिंपल सा MOSFET है. जब कभी भी AC इनपुट सिग्नल, ये जो VI और V0 मैंने लिखे हैं, दे आर एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग AC सिग्नल्स, दे आर नॉट DC सिग्नल्स. जब कभी भी मैं AC इनपुट सिग्नल गेट पे अप्लाई करूं एंड आई टेक द आउटपुट फ्रॉम द ड्रेन टर्मिनल ऑफ द MOSFET, यानी कि MOSFET के ड्रेन टर्मिनल पे जो भी AC सिग्नल मुझे मिल रहा है, मैं कहूँ कि ये मेरा आउटपुट सिग्नल है, तो उस केस में इनपुट हुआ AC का गेट पे, आउटपुट हुआ ड्रेन पे. ऐसा एम्पलीफायर कॉमन सोर्स एम्पलीफायर कहलाता है. आसान अल्फाज में कि जो टर्मिनल यूज़ नहीं हुआ इनपुट आउटपुट के लिए, वो उसी का एम्पलीफायर कहलाता है कॉमन सोर्स. यहाँ पे सोर्स पे ना इनपुट था ना आउटपुट, इट इज़ द कॉमन सोर्स एम्पलीफायर. इस वाले को देखें, क्या मैं देखते ही कह सकती हूँ कि गेट पे ना इनपुट है ना आउटपुट है? इसका आंसर हुआ कॉमन गेट एम्पलीफायर. कॉमन गेट एम्पलीफायर में AC इनपुट सिग्नल हम सोर्स टर्मिनल पे अप्लाई कर रहे होंगे और ड्रेन के ऊपर जो भी AC वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहा होगा, कहेंगे ये मैं आप आउटपुट के तौर पे कंसिडर कर रही हूँ. इन दैट केस द MOSFET एम्पलीफायर विल बी कॉल्ड एज अ कॉमन गेट एम्पलीफायर. I was discussing about these names in the previous slide if you can recall. अच्छा, third type is I can easily see that the drain terminal is unused over here, therefore it is called as the common drain amplifier. Here the input is available on the gate, input मैं gate पे अप्लाई कर रही हूँ और सोर्स का जो भी वोल्टेज AC पहुँच रहा है आउटपुट का, वो मैं ले रही हूँ और मैं कह रही हूँ सोर्स पे जो भी AC वोल्टेज पहुँचेगा वो मेरा आउटपुट वोल्टेज होगा. दैट विल बी अ कॉमन ड्रेन एम्पलीफायर. ठीक है, तो सिंगल स्टेज एम्पलीफायर्स इफ वी ट्राई टू डिज़ाइन विद द हेल्प ऑफ MOSFET कैन हैव ओनली दी 3 टाइप्स. या तो आप इनपुट यहाँ दे रहे होंगे, यहाँ से आउटपुट ले रहे होंगे, कॉमन सोर्स, कॉमन गेट या कॉमन एम्पलीफायर. ठीक है, मल्टीपल अगर स्टेज लगा रहे हैं, एक से ज़्यादा MOSFET है, तो देयर आर डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस पॉसिबल. आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट डिटेल.